यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, दिल्ली के लोगों का हमें बहुत प्यार मिला है, असीम प्यार मिला है, विश्वास मिला है। लगातार हम जैसे छोटे से लोगों को 4 बार दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत देके जिताया। 2013 में जिताया, जब 70 में से 28 सीट आई थी। नई नई पार्टी थी, 1 साल के अंदर 28 सीट आई और हमारी सरकार बन गई, 49 दिन की सरकार। उसके 1 साल बाद 2015 में 70 में से 67 सीट आई थी, 67 सीट्स। इस देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों को दिल्ली की जनता ने हरा के और एक छोटी सी नन्ही सी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी थी। उसके 5 साल बाद 2020 में 70 में से 62 सीट दी थी। और अभी नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। तो कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे हम लोग। जो जनता बार बार इतना भारी बहुमत दे रही है, बार बार आम आदमी पार्टी को जिता रही है, तो कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे हम लोग। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा काम करके दिखाया जो लोगों ने 75 साल में नहीं देखा था। सरकारी स्कूल शानदार हो गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। नहीं तो एक माहौल बन गया था पूरे देश के अंदर कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती, सारे सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद करो, प्राइवेटाइज कर दो। उस माहौल को बदला हमने, हवा के रुख को बदला हमने। अब दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी में भर्ती करा रहे हैं। सरकारी अस्पताल शानदार बन गए। दिल्ली के अंदर एक तरह से सुरक्षा कवच है, हर व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके सुरक्षा कवच है। अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, चिंता मत करना, आपका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बनाए। पहले बिजली के 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे एक दिन में, अब 24 घंटे बिजली आती है, फ्री में बिजली आती है। यह दुनिया का 8वां चमत्कार है। और ये चमत्कार केवल केजरीवाल को आता है। भगवान ने ये वरदान दिया है मुझे कि फ्री में बिजली और 24 घंटे बिजली, ये देना केवल मेरे को आता है और किसी को नहीं आता। ये सारे काम जनता अप्रिशिएट करती है, हमारे ओपोनेंट्स भी। पब्लिक में चाहे गाली दे लें, उनकी मजबूरी है, लेकिन प्राइवेट में कहते हैं हाँ केजरीवाल जी आपने शिक्षा और स्वास्थ्य में तो अच्छा काम किया। जब हम पंजाब का चुनाव लड़े और जीते और पंजाब में हमारी सरकार बनी, तो सबने कहा यार ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी ये तो चलो मानते हैं तुमको आते हैं, पर ये लॉ एंड ऑर्डर तुमसे नहीं संभलने वाला। लॉ एंड ऑर्डर, तुम बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर तुमसे नहीं संभलेगा। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो पंजाब में घटनाएं घट रही हैं, उसने ये साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर भी संभाल सकती है। एक मैसेज पूरे देश को दिया गया, हम देशभक्त लोग हैं। अगर कोई भी शख्स, चाहे कितना खूंखार हो, चाहे कितना पावरफुल हो, चाहे कितना शक्तिशाली हो, अगर कोई शख्स भारत माता के खिलाफ आंख उठा के देखेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई पंजाब की या देश की शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमने जब पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर बड़े संयम के साथ और मैच्योरिटी के साथ उन्होंने पूरी स्थिति को संभाला है, काबिले तारीफ है। मैं बधाई देता हूं उनको और बधाई देता हूं उनकी पूरी टीम को। जब नई नई सरकार बनी हमारी, तो हमने जो इनहेरिट किया, पुरानी सरकारें जो करती थी वो इनहेरिट किया। जितने गैंगस्टर थे, ड्रग माफिया थे, बड़े बड़े अपराधी थे, उनको सबको पॉलिटिकल संरक्षण था। ये इस पार्टी का गैंगस्टर है, ये इस पार्टी का अपराधी है, ये इस नेता का संरक्षण है, इस सबको। हमारी सरकार में किसी को संरक्षण नहीं है।
एक एक करके पिछले 10 महीनों में, 12 महीनों में पकड़े गए हैं। गैंगस्टर्स पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े खूंखार लोग पकड़े जा रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, और धीरे 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 पंजाब की कानून व्यवस्था पटरी के ऊपर आती जा रही है। और पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी नो नॉनसेंस पार्टी है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है, कुछ एक ऐसे राज्य हैं देश के अंदर जिनके बारे में मीडिया खूब दिखाता है, यहां लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है, लेकिन उनकी पार्टी का अगर कोई गंदी काम करे, गलत काम करे, तो उसको छोड़ देते हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर उस पर काम नहीं करता। पंजाब के अंदर अगर हमारा मंत्री भी पकड़ा जाता है तो उसको सख्त सजा दी जाती है, हमारा एमएलए भी पकड़ा जाता है तो उसको सख्त सजा दी जाती है, अपनों को भी नहीं बख्शते हम लोग। बाकी किशोर जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो आपने तो अपनी बातें कह दी, तो पंजाब वाला सवाल अब मैं पूछूंगा नहीं। नहीं, आप पूछिए अगर कोई सवाल है तो। लेकिन ये सब कुछ ठीक है, आपने कहा हम 4 बार जीते, कट्टर ईमानदार छवि, कट्टर ईमानदार शब्द ही आपके साथ जुड़ गया, तो इसलिए लोग पूछते हैं कि आपके 2 मंत्री जेल में हैं, छूट भी नहीं पा रहे। इसका थोड़ा लंबा जवाब होगा, तो आप बड़े पेशेंस से सुनिएगा। अभी पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का मैसेज ये है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ के मैं जेल में डाल दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बोलने की, जो बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, बिल्कुल फर्जी केस है, उस पर आऊंगा मैं। अगर ये लोग किसी को राजनीतिक तौर पे हरा नहीं पाते, दिल्ली में बार बार हार रहे हैं आम आदमी पार्टी से, पंजाब में हार गए, जिनको ये हरा नहीं पाते उनको फिर ये ईडी और सीबीआई भेज के ये जेल में भेज देते हैं। जब से पंजाब में हम लोग जीते हैं, जब से पंजाब में हम लोग जीते हैं, प्रधानमंत्री जी इतना ऑब्सेस हो गए हैं हम लोगों से, इतना ऑब्सेस हो गए हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं वो आजकल, सीरियसली। मुझे कई लोगों ने आके बताया, मीडिया वाले प्रधानमंत्री जी को कई बार इनवाइट करने जाते हैं, वापस आके बताते हैं अरविंद जी हम 45 मिनट प्रधानमंत्री जी के साथ थे, 45 के 45 मिनट वो आपका नाम ले रहे थे और आपको गालियां दे रहे थे। एक मिनट मुझे पूरी बात, ठीक है चलिए बोलिए। मैं समझ सकता हूं प्रधानमंत्री का नाम लेने से नहीं, पर आप बात को डिफ्लेक्ट दूसरी तरफ कर रहे हैं, आप बात को डिफ्लेक्ट दूसरी तरफ कर रहे हैं। जवाब थोड़ा लंबा है, मुझे बोलने दीजिएगा। कई बीजेपी वाले जाते हैं, कहते हैं जी 24 घंटे जब भी हम उनसे मिलते हैं वो केवल केजरीवाल ऐसा है, तुम लोग दिखाते क्यों केजरीवाल को, तुम लोग। अब आपको भी फोन आएगा क्योंकि आपने मुझे आधा घंटा यहां बुलाया है, क्यों दिखाते हो केजरीवाल को। एक पिक्चर आई थी डर, उसमें शाहरुख खान था और जूही चावला थी, देखिए आप लोगों ने डर, उसमें शाहरुख खान था, जूही चावला थी। शाहरुख खान वॉज ऑब्सेस्ड विद जूही चावला और वो इसी तरह से बोलता था क क क क किरण क क क, ऐसे ही वो बोलते हैं क क क क केजरीवाल। ऐसा इतने ऑब्सेस्ड हैं, अगर कोई उनके पास चाइना की प्रॉब्लम लेके जाए तो केजरीवाल को कैसे जेल में डालें, मनीष सिसोदिया को कैसे जेल में डालें, आम आदमी पार्टी को कैसे क्रश करें। मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड हुई, केस हुए, बड़े बड़े केस हुए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस रफा दफा हो गए। एक तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, बड़े बड़े केस हुए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए। महाराष्ट्र के एक नेता हैं, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, खूब भ्रष्टाचार के केस लगे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए। आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले, सारे केस खत्म हो जाएंगे, कल वो बाहर आ जाएंगे। तो
प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के मत करो। देखिए इसमें एक मिनट मेरी बात ऐसा लग रहा है ऑब्सेशन तो आपका लग रहा है। एक मिनट ऑब्सेशन तो आपका लग रहा है प्रधानमंत्री से। सुनो, तो वो प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार मत करो, गंदे काम मत करो, वो कह रहे मेरी पार्टी में आके करो, दूसरी पार्टियों में मैं नहीं करने दूंगा। अभी थोड़े दिन से जिस तरह से ये जुडिशरी के पीछे पड़ गए हैं, मैं देख रहा था देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। ये लोग क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र वाले केस के अंदर 2 प्रश्न क्या पूछ लिए उनके वकील से, सारी इनकी ट्रोल आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पीछे पड़ गई। आप किसी जज को उनके वकील से प्रश्न भी नहीं पूछने दोगे? ये कैसा भारतवर्ष निर्माण कर रहे हैं यार हम लोग। कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकता, कोई उनसे मतलब सब लोग बैठ के बस उनकी आरती उतारे। ये देश, इस देश की कल्पना नहीं करी थी हम लोगों ने। ये तो आपने देखा ना कि किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। सवाल ये सही नहीं है। नहीं, पर सवाल फिर भी आपके ये सारे आपके राजनीतिक आरोप सही। मैं कह रहा हूं कि आपके मंत्रियों पर लगा है ना चार्ज, आपके मंत्री नहीं निकल पा रहे ना जेल से। जासूसी का भी आरोप लगा मनीष सिसोदिया पर। सबूत क्या है? वो तो वो साबित करेंगे ना वहां पे। साबित कहां किया अभी तक? मैं 1 मिनट आ रहा हूं। आप भी तो आप भी इल्जाम लगाते थे। 1 मिनट, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, एक चीज पे आ रहा हूं। अभी मनीष सिसोदिया पे लेटेस्ट इन्होंने लगाया जासूसी का आरोप। कह रहे हैं मनीष सिसोदिया मोदी जी की जासूसी कर रहा था। हो सकता है मनीष सिसोदिया मोदी जी की जासूसी कर सकता है क्या? अगर मोदी जी की जासूसी कर रहा था मनीष सिसोदिया, तो ये आईबी रॉ बंद कर दो इनको सबको यार। ये कैसे हो सकता है यार? 1 मिनट। मनीष सिसोदिया पे आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब वालों से 100 करोड़ रुपए खाए, उनके घर पे रेड करी, सारा उनके गद्दे फाड़ के देखे, दीवारें तोड़ तोड़ के देखी कि कहीं छुपा रखा होगा, कुछ नहीं मिला। 10,000 रुपए मिले मनीष सिसोदिया के घर से। अरे किसी ने 100 करोड़ रुपए अगर खाए होंगे, करोड़ 2 करोड़ तो उसके ऐसे ही मिल जाते हैं अलमारियों के अंदर। कुछ नहीं मिला, उनके बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला, उनके गांव में कुछ नहीं मिला, कुछ। तो वो गया कहां? पैसा कहां है? लिकर पॉलिसी के अंदर आज तक आपने जो अखबारों के अंदर पढ़ा वो यही पढ़ा। आज इसको समन किया, कल उसको समन किया, आज इसको गिरफ्तार किया, कल उसको। सबूत क्या है? सबूत तो कुछ नहीं है। सतिंदर जैन के केस में आपका प्रश्न है कि बेल क्यों नहीं मिली। सतिंदर जैन के केस में 15 सितंबर को नीचे वाली जज बेल दे रही थी, बेल का ऑर्डर आने वाला था, आखिरी दिन उन्होंने जज चेंज करवा दिया। उसके बाद जब हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जिस जज के सामने लगा था वो जज चेंज करवा दिया। ये तो जज चेंज करवा देते हैं। तो सारी दुनिया गलत, आप ही सही हैं बस। नहीं, हमने ये कब कहा? जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब आप देख लीजिएगा। नहीं, पर इसी तरह के देखिए भ्रष्टाचार के जो चार्जेस हैं, जब आंदोलन में लगते थे वो भी ऐसे ही लगते थे, वो लोग भी यही बोलते थे सबूत का है। हमने कब मना किया? आप सबको जेल में डाल दो। डाल ही रहे हो आप सबको, किसी को छोड़ तो रहे नहीं। आप सबको जेल में डाल दो, हमने तो मना नहीं किया। राजनीतिक लड़ाई है, मैं तो कह ही रहा हूं। आप मेरे को यह बताइए कि जिन लोगों के खिलाफ जो दूसरी पार्टियों में थे, इन्होंने ईडी और सीबीआई भेजी, और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो केस का क्या हुआ? वो धुल गए, सब सारे मामले धुल गए उनके। इतने सारे लोगों ने इन दिनों में जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई भेजी गई, उनको बीजेपी में आते ही उनको उनके मामले बंद कर दिए गए, तो वो सारे मामले ठीक हो गए। तो भ्रष्टाचार अडानी के खिलाफ अभी तक केस क्यों नहीं? कभी ऐसा अडानी के खिलाफ अभी तक केस क्यों नहीं हुए? उसकी जांच भी नहीं हो रही। आपने जो बात की, इस पे विपक्ष इतना बड़ा हंगामा करके बैठा है। विपक्ष में भी आप लोग एक साथ नहीं है, आप अपना अलग राग लाप रहे हैं। आप मोदी जी के खिलाफ अलग खड़ा होना चाह रहे हैं, नीतीश अलग खड़ा होना चाह रहे हैं, ममता जी अलग खड़े होने। उससे आपको क्या तकलीफ है? उनको होने दीजिए, जो अपना अपना कर रहा है अपना अपना करने दीजिए, आपको क्या तकलीफ? नहीं, तो यूनिटी जरूरी नहीं है अगर मुकाबला करना है आपको। तो हमें मुकाबला इसका नहीं करना, हमें देश के लिए काम करना है। सारा देश देख रहा है इस टाइम। हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, हम सड़कें बनाना चाहते हैं, हम बिजली बनाना चाहते हैं, हम पानी बनाना चाहते हैं। ये हमें काम करने से रोकते हैं। हमारे से इनकी क्या दुश्मनी है? हमारे से दुश्मनी ये है कि जो जो काम हम कर रहे हैं वो काम ये लोग नहीं कर सकते। मैं स्कूल बना रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, स्कूल बना के दिखा देंगे। इनके बस की बात नहीं है। क्यों? मैं अस्पताल कर दे, 75 साल में तो किया नहीं। शिवराज सिंह चौहान की कितने दिनों से सरकार है?
15-20 साल तो हो गए। वहां पे गुजरात के अंदर 35 साल से सरकार है इनकी, 30 साल से। एक मिनट बार बार बन रही है, आप भी 30 तो कह साल रहे हैं से जीत रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं। 30 साल से सरकार है, वहां स्कूलों की क्या हालत है। हम स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, ये हमारे वाले काम कर नहीं सकते तो एक ही फॉर्मूला है इनका, इनको काम करने से रोको। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मेरा हेल्थ मिनिस्टर और मेरा एजुकेशन मिनिस्टर ये दोनों जेल में हैं, जिन्होंने हेल्थ में और एजुकेशन में काम किया था। हमारे काम रोकना चाहते हैं ये लोग। वो ये कह रहे हैं कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर शराब मंत्री भी क्यों था साथ में? क्यों? आपको क्या मुद्दा उठाना चाहिए आपके चैनल को? गुजरात के अंदर नकली शराब बेचने से कितनी मौतें हुई अभी तक? उसके ऊपर ईडी हुई, उसके ऊपर सीबीआई हुई। दिल्ली के अंदर एक भी मौत हुई नकली शराब की वजह से? एक भी मौत हुई नहीं हुई। तो दिल्ली की शराब नीति में कमजोरी थोड़ी है, कमजोरी तो गुजरात की शराब नीति के अंदर है, जहां पे इतनी मौतें हो रही है नकली शराब की। तो वहां पे कोई ईडी हुई? 15,000 करोड़ रुपए का धंधा है गुजरात के अंदर, शराब बंदी कर रखी है। 15,000 करोड़ रुपए की इलीगल शराब बिकती है। वो धंधा किसका है? इन्हीं का है। आप वहां चुनाव लड़के आए, आपने अभी लॉजिक दिया कि आपको बार बार दिल्ली की जनता चुन रही है, उनको भी बार बार गुजरात की जनता चुन रही है। वो एक चीज है, चुनाव जीतना एक चीज है, काम दूसरी चीज है। ये मैं काम की बात कर रहा हूं। दिल्ली में अगर आप जीत रहे हैं तो वो काम पे जीत रहे हैं, वो अगर वहां जीत रहे हैं तो वो बिना काम के जीत रहे हैं। भाई मैं तो आपको लेके चलता हूं, गुजरात लेके चलता हूं, स्कूल लेके चलता हूं, उनके अस्पताल लेके चलता हूं उनके। आप देख लीजिए उनके अस्पताल, आप देख लीजिए उनके स्कूल। इस बार भी चुनाव है, इस साल भी कहां कहां फोकस रहेगा आपका? देखते हैं, अभी सब जगह लड़ेंगे चुनाव, सब जगह लड़ेंगे आप तो। अभी गुजरात में आपको क्या लगता है, क्या वजह रही आपके नहीं जीतने? क्योंकि अगर आप सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आप पे इल्जाम यही आएगा कि आप इधर विपक्ष की बात करते हैं और उधर विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं चुनाव लड़के। कांग्रेस को जिताने का ठेका हमने नहीं लिया हुआ। वो ठेका शायद मीडिया वालों ने लिया हुआ है, जो बार बार पूछते हैं कि कांग्रेस को क्यों वो कहते हैं कि आपने कांग्रेस को हराने का ठेका ले रखा है। नहीं नहीं, हमने जनता का ठेका लिया हुआ है, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। गुजरात में गए, मेरा सारा कैंपेन गुजरात का देख लीजिएगा, मेरा पूरा कैंपेन पॉजिटिव कैंपेन था। मैंने गुजरात के अंदर जाके कहा कि मैं आपके स्कूल बनाऊंगा, मैं दिल्ली में बना के आया। मैं आपके अस्पताल बनाऊंगा, दिल्ली में बना के आया। आपकी बिजली दूंगा, मैं दिल्ली में दे के आया। अब हम पंजाब के अंदर भी दे रहे हैं, पंजाब के अंदर भी ये सारे काम अच्छे हो गए। वही चीज़ें मैंने गुजरात के अंदर कही। हर जगह जाकर मैं यही बात करता हूँ, जनता की बात करता हूँ। मेरे को गाली गलौज की राजनीति नहीं करनी। तो विपक्ष के कौन से गुट में हैं आप, इसका कोई जवाब नहीं है? मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं जनता के ग्रुप में हूँ। जनता के लिए काम करता हूँ, जनता की बात करता हूँ। आपने कोशिश भी नहीं की? या आप खुद देखिए कि एक छोटी सी पार्टी 2012 नवंबर में बनी, 10 साल के अंदर उसकी 2 राज्यों में सरकार है और 2 राज्यों के अंदर एमएलए है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। क्यों? ऐसा नहीं कि लोगों को केजरीवाल से कोई प्यार है, इसलिए कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो काम आज तक 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने नहीं किए और आने वाले समय में भी इनसे उम्मीद नहीं है कि ये करेंगे। वो उम्मीद है लोगों को, जो हमारे को हर जगह जिता रही है जनता। उसी उम्मीद की वजह से हर जगह हम लोगों को सफलता मिल रही है। दिल्ली की बात करें तो एलजी से आपकी हमेशा ठनी रहती, कोई एलजी आ जाए, इसमें भी कोई साजिश है या आपकी नेचर ऐसी है? वो काम नहीं करने देना उनको। जैसा मैंने कहा, जो काम हम लोग कर रहे हैं ये काम वो कर नहीं सकते। तो एलजी का मैंडेट यही होता है, जो भी एलजी आते हैं उनका यही मैंडेट होता है कि इनके काम रोको। दिल्ली में हम योगा क्लासेस कराते थे, एलजी साहब ने योगा क्लासेस बंद करा दी। किसका भला हुआ? 17,000 लोग डेली पार्कों में योगा करते थे, हम फ्री में योगा टीचर भेजते थे योगा। किसका भला हुआ? अभी हम दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेजना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो शानदार काम हुआ उसके अंदर टीचर्स का और प्रिंसिपल्स का बहुत अहम रोल रहा। जो अच्छे नतीजे आने लगे बच्चों के, उसमें टीचर्स का और प्रिंसिपल्स का बहुत अच्छा रोल रहा और उनको हमने विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा। अभी तक हम कई हजार टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए भेज चुके हैं। अब इन एलजी ने आके उनकी अब्रॉड जो जाते थे ट्रेनिंग बंद करा दी। उन्होंने कहा हम इंडिया में ही करा लो ट्रेनिंग। क्यों भाई? हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल फिनलैंड नहीं जा सकते ट्रेनिंग करने के लिए? उन्होंने ट्रेनिंग बंद करा दी। पिछले साल जितनी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयां देते थे हम, एलजी साहब ने सारी दवाइयों की पेमेंट बंद करा दी। सारी मोहल्ला क्लिनिक कई जगह रेंट पे है, रेंट की पेमेंट बंद करा दी, बिजली की पेमेंट बंद करा दी।
अस्पतालों के अंदर दवाइयों की पेमेंट बंद करा दी। इससे क्या फायदा है? तो एलजी साहब अगर ऐसा करते हैं और मैं जब उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, आप कहते हैं लड़ रहा है, मैं अपने लिए थोड़ी लड़ता हूं। मैं अगर योगा क्लासेस बंद कराएंगे तो मैं तो एलजी साहब को कहूंगा ना कि मैं नहीं होने दूंगा बंद। अगर वो मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट्स बंद कराएंगे तो मेरे पास जो भी साधन है उससे मैं उसका विरोध करता हूं फिर, कि भाई पेमेंट नहीं बंद कर सकते, जनता का नुकसान हो रहा है। एक दिन में डेली 51,000 पेशेंट्स मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इलाज कराते हैं। डेली मेरे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1,56,000 मरीज इलाज कराते हैं। कहां जाएंगे वो अगर ये सारी पेमेंट बंद कर देंगे, डॉक्टर्स की पेमेंट बंद कर देंगे? आपको जान के ताज्जुब होगा, पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है, कल सवेरे दिल्ली सरकार का बजट आना है असेंबली के अंदर, केंद्र सरकार ने हमारे बजट पे आज शाम को रोक लगा दी है। कल सुबह बजट नहीं आएगा दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज को कल से तनख्वाह नहीं मिलने वाली, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिलने वाली, टीचर्स को तनख्वाह। ये चल क्या रहा है? गुंडागर्दी चल रही है सीधी सीधी यार। ये बताइए, अगर इतना इतना बैर है, अगर बैर की राजनीति हो रही है, हमें बैर की राजनीति नहीं करनी। इसमें बैर की राजनीति क्या है? आप उनसे पूछिए ना कि मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट बंद क्यों की, योगा क्यों बंद कराया, आपने फिनलैंड की ट्रिप क्यों बंद की? इसमें बैर की क्या बात है? मैं कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं, मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूं कि मेरे बच्चों के लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मैं अपने लिए तो नहीं मांग रहा। लेकिन अगर मेरे दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए गड़बड़ करेंगे तो मैं तो लड़ूंगा इनसे। फिर क्यों नहीं लड़ूंगा? पंजाब में अभी आपने बात की, पंजाब में एक्शन हो रहा है अगर लॉ एंड ऑर्डर का, हालांकि अमृतपाल तो अभी भी पकड़ से बाहर है, लेकिन इसमें तो केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर ही हो रहा होगा ना, तो वहां पे तो सहयोग है। तो इसका मतलब हम तो लड़ते नहीं है ना, हम तो सहयोग करना चाहते हैं, वो ही नहीं करते। दिल्ली के अंदर लड़ते हैं, हर चीज में टांग अड़ाते हैं। पंजाब में हमने सहयोग मांगा, उन्होंने दिया, हम बड़े खुश हैं। दिल्ली में भी सहयोग दें, हम तो चाहते हैं दिल्ली में सहयोग दें। पंजाब में आपने सहयोग मांगा, आपको मिला? हाँ मिला, मैं एक्नॉलेज करता हूं। केंद्र सरकार के साथ मिलकर हुआ ऑपरेशन। दिल्ली में भी सहयोग क्यों नहीं करते? मैं तो आपके चैनल के जरिए उनको सहयोग करना चाहता हूं। आज भी मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कल बजट पेश होने दीजिए प्लीज, क्यों रोक रहे हैं इसको? तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, पर पॉलिटिक्स गंदी राजनीति है किशोर। राजनीति अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। भाई चुनाव लड़े, चुनाव में जो करना था, गाली गलौज देना था, जो करना था कर लिया। चुनाव के बाद जो भी पार्टी जीतती है उसकी सरकार बनती है। जब उसकी सरकार बनती है तो वो सरकार, अब मेरी सरकार आम आदमी पार्टी के लोगों की सरकार नहीं है। आम आदमी पार्टी उसमें अब जितने मैं स्कूल बनवाता हूं उसमें बीजेपी वालों के बच्चे भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों के बच्चे भी पढ़ते हैं। मेरे अस्पताल में बीजेपी वालों का भी इलाज होता है, कांग्रेस वालों के, सबके लिए काम करती है सरकार। सारी सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। एक दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? लेकिन वो जो कहते हैं कि, और वो सब ऑपोजिशन पार्टीज के लिए कहते हैं, आपके लिए भी कहते हैं कि भाई अगर कोई गलत चीज मिलेगी तो उस पर क्या एक्शन ना हो? करो, तो वो कर रहे हैं। करो फिर, मना कब किया? लेकिन वो गलत चीज पे एक्शन थोड़ी कर रहे हैं। मैंने बताया आपको, भाई कांग्रेस का नेता मिला, उस पे सीबीआई और ईडी की रेड करी, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, केस बंद। टीएमसी का नेता मिला, उस पे सीबीआई और ईडी की रेड करी, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, केस बंद। अब उन्होंने मनीष और इसके ऊपर रेड करी है, करो, उनको जेल में डाला, डालो, अंतबंध तो मिलेगी, और 7 महीने रख लेना और 8 महीने रख लेना, केस तो कुछ है नहीं, दम तो है नहीं, कन्विक्शन तो होना नहीं है, बाहर आएंगे ही आएंगे। आज अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, इनके भी केस खत्म। तो ये मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। नहीं, पर अगर इनके अपने एक मिनट इनके अपने लोग, आप ये बताइए कि अडानी के ऊपर आज तक एक भी केस, एक भी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई है? इनके हैं, इसलिए नहीं हुई है। तो ये बताइए कि मामला तो अदालत में है ना, अदालत क्यों नहीं राहत दे रही? मैं यही तो बताया आपको कि भाई राहत देने वाली थी सतिंदर जैन के केस में, ये तो रिकॉर्ड पे है। सतिंदर जैन के केस में जो जज थी, उन्होंने 3 हियरिंग में, फ्रंट पेज पे आया अखबारों के अंदर, 3 हियरिंग में सीबीआई से पूछा, बार बार ईडी से पूछा, एक सबूत तो लाओ सतिंदर के खिलाफ, एक सबूत तो लाओ। तीसरी हियरिंग में ईडी आके कहती है हमें जज पे भरोसा नहीं है, जज बदलो। कल मैं एक स्कूल का इनॉग्रेशन करके आया, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, रोहिणी में बना। वहां पे
तो बीजेपी वाले मेरे को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े हुए थे कि मैं स्कूल का इनॉग्रेशन करने क्यों आया हूँ। मैंने उनको बोला वहाँ से, मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाया है, तुम्हारे इलाके में स्कूल बनाया, और इतना शानदार स्कूल है किशोर, आप जाके देखिएगा। दिल्ली के जितने बड़े बड़े डीपीएस, मॉडर्न, वसंत वैली, जीडी गोयंका, सबसे ज़्यादा अच्छा बना ये स्कूल, सरकारी स्कूल बनाया हमने रोहिणी के अंदर। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, शानदार ऑडिटोरियम, बहुत अच्छा स्कूल बनाया है। तो गर्व होता है जब उन गरीब बच्चों से, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, जब ऐसे स्कूलों के अंदर उनको पढ़ाई मिलती है। यही तो सपना था यार भगत सिंह का, यही तो सपना था चंद्रशेखर आज़ाद का, सुभाष चंद्र बोस का। आज 75 साल के बाद ये सपना पूरा हो रहा है। और जब मैं उन बच्चों से बात करता हूं, आज वो बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। 99.7% नतीजा आया है हमारे सरकारी स्कूलों का, 99.7%। तो लगता है यार जिंदगी में, जिंदगी जब मरूंगा तो शांति से मरूंगा। अब और कुछ हासिल नहीं करना, प्रधानमंत्री नहीं बनना? नहीं, मेरे को प्रधानमंत्री किस लिए बनना है यार। प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं? इन लोगों को सबको मुबारक। मेरे को किस लिए, छोटा सा आदमी हूं यार मैं। लड़ने तो गए थे, काम करने दें मेरे को। अगर आपकी चलती हो उनके बीच में, आप तो बड़े लोग हैं, तो जरा सा उनको बोल देना, हाथ जोड़ के वो कहेंगे मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, मेरे को काम करने दें। काम में रोड़े ना अटकाएं, ये ठीक नहीं है। काम रोकना ठीक नहीं है, वो देश के साथ गद्दारी है अगर आप काम रोकते हो तो। वो कहते हैं बस आप ऐसे ही बातें कर करके जनता को बरगला रहे हैं। वो बातें कर करके बगलाते हैं, मैं काम बरगलाता हूँ, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। कोई इच्छा नहीं आपकी मोदी जी के मुकाबले खड़े होने की? मैं क्यों, मैं छोटा आदमी हूँ यार, वो बहुत बड़े हैं। मैं कहाँ उनके सामने खड़ा हूँगा यार, बहुत ताकतवर हैं वो। आप गए थे बनारस लड़ने? कोई बात नहीं, लड़े थे 2024 में ऐसी कोई इच्छा नहीं है? नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ने वाला। नहीं, उनके खिलाफ नहीं लड़े, लेकिन हमारी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर पार्टी है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव तो आप लड़ेंगे? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी, वी आर द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पार्टी। वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी जो है, वो वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पार्टी को कुचलने में लगी हुई है यार। हमने कहा तुम्हारे पास और इतने काम है यार, वो कर लो। आप लड़ेंगे तो सही लोकसभा चुनाव? नहीं लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे देखेंगे। और उसमें क्या समीकरण बनेंगे? अभी कुछ बातचीत हो रही है? नहीं हुआ, जो भी डिसाइड होगा बताएंगे। बातचीत है किससे? बाकी लोगों से देखेंगे। अभी तो 1 साल है, अभी तो 1 साल बहुत होता है। पर आपकी नजर में भाई, राजनीति के और ऐसे स्टूडेंट तो आप हो ही गए हैं जो आपने बीजेपी को हराया है, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को हराया है। तो बीजेपी को अगर हराना हो 2024 में, पहली बात तो क्या हराया जा सकता है? 2024 अभी बहुत दूर है, 1 साल है। 1 साल बहुत होता है राजनीति के अंदर। तो हराने के लिए क्या करना होगा? मेरा मकसद किसी को हराना या किसी को जिताना नहीं है। हमारे सामने हमेशा देश है। अगर आपके पास एजेंडा है जो कि जनता को पसंद है, जनता आपके साथ खड़ी होगी। और अगर आपके पास एजेंडा, आप 10 पार्टियां 15 पार्टियां मिलके जनता के पास जाएं और बोलें हम मोदी जी को हराने आए हैं, तो जनता को वो एजेंडा पसंद नहीं है। जनता कहती है हराने और जिताने का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जिता देंगे, हम हरा लेंगे, तुमको वोट क्यों दें, तुम क्या करोगे। वो एजेंडा जरूरी है। इसीलिए आप मेरा कोई भी पंजाब का कैंपेन उठा लो, दिल्ली का कैंपेन उठा लो, गुजरात का, मेरा कैंपेन पॉजिटिव होता है। मैं जनता के बीच में जाके कहता हूं मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा। मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों को नौकरी दूंगा। मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, तुम्हारे परिवार के इलाज का इंतजाम करूंगा, सड़कें बनाऊंगा, बिजली दिल्ली में करके आया हूं, पंजाब में कर रहा हूं। ये जनता को पसंद आता है यार। ये हमारे घर की बात कर रहा है, ये देश की बात कर रहा है। मैं वहां जाके कहूं ये ऐसा, ये वैसा, ये गाली गलौज, जनता को गाली गलौज पसंद नहीं है। अंत में केजरीवाल जी, आपसे कई बार ये पूछा गया कि आप आए थे कि राजनीति दलदल में है, उसको निकालना है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बजाय राजनीति को निकालने में दलदल ने आपको अपनी तरफ खींच लिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई दुख नहीं होता ये सब इतना मंत्री अपना? दुख होता है ये काम नहीं करने दे रहे। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता
मैंने उनके वीडियो देखे हैं। एक वीडियो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं नहीं, आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। शांति रखिए, सुनने वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। आपको, हाँ चलिए। एक इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है वो? जी जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए। नहीं, ऐसा विचार नहीं। देखिए, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा, मेरे को बात पूरी तो करने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो कि चला पढ़ाई लिखाई दीजिए, जरूरी नहीं है। वीडियो चला दीजिए। आप एक मिनट, मेरे को नहीं। बात पूरी नहीं करने दे रहे, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, मैं पूरा वकालत देश नहीं- देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत करता नहीं, है। मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मैं मुझे सिर्फ बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, आपको ये भी पूरा तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा आगे मौका से दिया मत बुलाया आपको। करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरा देश देख रहा है कि पूरा मैं मौका जानता दिया। हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, ना कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया था। मैं देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल दूंगा उसके मैं बाद बोल लीजिएगा। जी, जी, जो जी। मैं बोल रहा हूँ, एक पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जी, जो जी। भी इनको काटना। बोलिए। पेन ले लो आप बोलिए। आप मेरे को बीच में, आप जब पूछ रहे थे मैंने काटा आपको? नहीं, लेकिन तो आप मेरे को मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आप। हाँ, बोलिए। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मैं आपको पूरा अगर बोलने दे आपने रहा हूं। मेरे को बुलाया है जी तो जी, आप मेरे को बुलाया है तो मेरे को बोलने तो दो। मेरा सर- फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा चलिए, आप लिख लीजिए, मेरे को मैं बाद में बोल दीजिएगा कि अरविंद जी आपने ये जो बोला ये ठीक नहीं था। ठीक है चलिए। आप बीच में इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आपका, चलिए बोलिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल में कमजोरी है। अच्छा चलिए, आप इल्जाम लगाइए। तो अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो वो शिक्षा का महत्व समझते। मनीष सिसोदिया जैसा शख्स 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद इस देश में ऐसा शख्स आया जिसने देश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। कोई नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहना चाहता, किसी की इंटेंशन पे दोष नहीं उठाना चाहता। पहले जितनी पार्टियां थी हो सकता है करना चाहती हूं, कर नहीं पाई हूं। पहली बार एक ऐसा शख्स आया जिसने देश के करोड़ों, दिल्ली में करके दिखाया, जिसने पूरे देश के करोड़ों गरीबों को उम्मीद दी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। नहीं तो अच्छी शिक्षा का मतलब था पैसे हैं तो डीपीएस में भेजो, फलाने में भेजो, फलाने में भेजो, पैसे नहीं है तो सरकारी स्कूल में भेजो। ऐसे शख्स को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को जेल में नहीं डाल सकता। अगर, बेचैन मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते, अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो, तो कोई भी ऐरा गैरा आके कह देगा कि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, उसको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, उसको साइंस की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी। उन्होंने कर दिया नोटबंदी, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं हुआ। कोई भी आके कह देगा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं हुआ। एक और मैंने उनका वो सुना था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि नाली के अंदर से जो गैस निकलती है उसे चाय बन सकती है। अब ये, इससे देश की इज्जत आगे नहीं बढ़ती। ये दिखाता है कि इससे देश, नुकसान होता है देश को। एक मैं सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि अगर बादलों के अंदर हवाई जहाज हो, बारिश वाले दिन अगर आप अटैक करो पाकिस्तान के ऊपर तो राडार पकड़ नहीं पाएगा। ये, इससे देश की इज्जत कम होती। बोलिए। इससे देश की इज्जत कम होती है। मेरा केवल ये कहना है कि जो आपने सारे कि ये जेल चला गया, वो जेल चला गया, जेल क्यों चले गए जनता तय कर लेगी। अभी तो और भी जाएंगे, कई और जाएंगे। उनकी चाहत तो है कि मेरे को भी डालेंगे जेल में, डाल दे मेरे को जेल में। केजरीवाल छोटी सी चीज है यार, ये मेरी जिंदगी, देश ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। मैं आईआईटी में गया, मेरे को, मैं
उन दिनों में जब मैं आईआईटी में गया 32 रुपए महीने की ट्यूशन फीस होती थी आईआईटी में। 32 रुपए के अंदर आईआईटी की पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इन लोगों के टैक्स के पैसे से मेरी सब्सिडाइज हुई थी एजुकेशन। मेरे को इस देश ने बहुत कुछ दिया है। मेरे अगर जिंदगी इस देश के नाम कुर्बान हो जाए, अगर मैं मर जाऊं इस देश के लिए, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो अगर ये जेल में डाल दे, सारी जिंदगी मैं जेल में पड़ा रहूं, मेरे को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अब मनीष सिसोदिया को ये थोड़े दिन के अंदर आतंकवादी घोषित करने का प्लान बना रहे हैं। ये जो जासूसी का फर्जी केस बनाया है, अंदर से मुझे पता चला, ऑफिसर्स ने बताया, यूएपीए और क्या वो एनएसए, सारे धाराएं मनीष के ऊपर लग। मनीष सिसोदिया आतंकवादी है, आप भी तो जानते हो पर्सनली। ये अच्छी चीज है। अब मैं बोलूं? अच्छी चीज है ये। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छी चीज है ये? नहीं, अच्छी चीज। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं कि इस तरह की राजनीति, बैर की राजनीति, मैंने तो बैर की राजनीति का शब्द मैंने इस्तेमाल किया। अब मैं बोलूं? देखिए, अब वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है। पर्सनल अटैक वाली राजनीति से ना तो दिल्ली का फायदा हो रहा है, ना दिल्ली के लोगों का फायदा हो रहा है, ना सरकारों का फायदा हो रहा है। जो भी आपने कहना है, आपने कहा कि आपको लेके ऑब्सेशन है। ऐसा भी तो नहीं लगना चाहिए ना कि आपको उस तरफ को लेके ऑब्सेशन है। आप प्रधानमंत्री को पर्सनल अटैक करेंगे, ऑब्सेशन तो आपका भी लगेगा। वो बैर की राजनीति जो है, उससे दिल्ली में से किसी का फायदा नहीं हो रहा। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, हमारे लोगों को जिस तरह से एक के बाद एक झूठे केस में डाला जा रहा है, चलिए, ऑब्सेशन तो वहां दिखाई देता है। हम तो खुशी खुशी जेल जा रहे हैं, खुशी खुशी जेल से आ जाएंगे, काम जारी रहेगा, दिल्ली की जनता का काम रोकने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। थैंक यू। केजरीवाल जी, आपसे गुजारिश है कि आप 2 मिनट और मंच पर बने रहें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पुनीत सिंघवी, सीईओ डिजिटल नेटवर्क 18 को, आप मंच पर आएं और हमारे मेहमान को धन्यवाद दें।